गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिकल का सब्जेक्ट कोड ME 301 रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का अगला लेक्चर जो कि मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन के ऊपर है को शुरू करने जा रहे हैं। मेरा नाम हरीश धवन है, लेक्चरर मैकेनिकल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। सिलेबस का पहला यूनिट है जिसका दूसरा टॉपिक 1.2 मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसको मैं दो पार्ट में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आज हम पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं और पहला पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको कल जो लेक्चर मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपको रेफ्रिजरेशन की परिभाषा के बारे में आपको बताया था और रेफ्रिजरेशन की परिभाषा को समझने के पश्चात रेफ्रिजरेटर किस तरह काम करता है, हीट पंप कैसे काम करता है और इसकी तुलना अगर हीट इंजन से करें तो वो कैसे वर्क करता है और इनकी साइकिल किस तरह ड्रॉ करते हैं, कैसे हम इनको निकालते हैं। तो यहाँ पर जो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर है उसके लिए हमने COP नाम का एक टर्म काम में लिया था। COP जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या प्रशीतन गुणांक, वो आपने निकाला था उसमें। तो आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। और ये जो टॉपिक दिए हुए हैं, मेथड्स दिए हुए हैं 10 मेथड, ये सारे के सारे मेथड एंशिएंट टाइम से लेके अब तक के मेथड शामिल है इसमें। शुरू में हमें किस तरह ज़रूरत पड़ी रेफ्रिजरेशन की, कैसे खाद्य सामग्री या हमारे कोई खाने के आइटम्स हैं उनको ठंडा करने के लिए ज़रूरत पड़ी। तो जैसे जैसे हमारी ज़रूरत थी वैसे वैसे हमने इन्वेंशन करते गए और हमने मेथड को फॉलो करते गए। तो इसमें टोटल 10 मेथड दिए हुए हैं और आपको 10 मेथड को ब्रीफ में थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड्स को किस तरह से रेफ्रिजरेशन में काम में लिया गया। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मेथड है मैं वो आपको बता दूंगा, लेकिन एक बार हम ब्रीफ में इन 10 मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है बर्फ प्रशीतन, दूसरा है वाष्प प्रशीतन निकाय, तीसरा शुष्क प्रशीतन बर्फ प्रशीतन, चौथा है कुछ क्षारों को जल में घोलकर जो प्रशीतन किया जाता है उससे रिलेटेड प्रशीतन का आइडिया, पांचवा है उपरोधन थ्रोटलिंग द्वारा प्रशीतन, उपरोधन मतलब थ्रोटलिंग, छठा है भाप प्रसार स्टीम एक्सपांसन प्रशीतन और वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वाष्प प्रशीतन सिस्टम। तो इसमें हम दो टाइप के सिस्टम काम में लेते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सातवां। इसको विस्तार से मैं बताने का प्रयास करूँगा कल अगले लेक्चर में। वाष्पीकृत प्रशीतन इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन, नवा जो है वो है द्रवीकृत गैस प्रशीतन या प्रावस्था परिवर्तन प्रशीतन, और 10वां है संपीड़ित गैस या वायु के प्रसारण द्वारा प्रशीतन। तो टोटल 10 मेथड को हम दो पार्ट में सीखने का प्रयास करेंगे कैसे प्रशीतन किया गया। सबसे पहला जो है वो है बर्फ़ द्वारा प्रशीतन जिसको बोलते हैं आइस रेफ्रिजरेशन, और ये शुरुआती मेथड है जो कि काम में लिया गया था। इसमें हम आइस जो ऑलरेडी अवेलेबल होती है हमारे लिए, तो यहाँ पर एक आइस का क्यूब दिया हुआ है जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इसमें एक आइस का क्यूब रखा हुआ है और ये एक पूरा का पूरा इंसुलेटेड चेम्बर है और नीचे आप खाद्य सामग्री का एक प्रोविज़न रख सकते हैं। और ये जो आइस रखी है इसके नीचे एक स्टैंड रखा हुआ है और आइस जब मेल्ट होगी तो नीचे ये पानी के थ्रू नीचे कहीं स्टोर हो जाएगा। अब इसका सिंपल जो रेफ्रिजरेशन का प्रिंसिपल है वो ये है कि जैसे ही आइस इंसुलेटेड चेम्बर में के संपर्क में आएगी, गर्म हवा के संपर्क में आएगी, तो गर्म हवा आइस के संपर्क में आने के पश्चात ठंडी हो जाएगी और जब हवा ठंडी होती है तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका मास बढ़ जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है और गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। गर्म हवा हल्की होती है, ठंडी हवा भारी होती है। तो जब ये हवा ठंडी होकर नीचे की तरफ आएगी तो नीचे हमारे जो सामग्री है हमें ठंडी करनी होती है, बॉक्स में रख के उनको ठंडा कर लिया करते थे। तो ये टेम्परेरी टाइप का अरेंजमेंट शुरू में काम में लिया गया था और इस विधि का मुख्य लाभ यह है कि इसके भीतर अच्छी उच्च अपेक्षिक आर्द्रता बनी रहती है जिससे इसमें रखे गए खाद्य पदार्थ शीघ्रता से सूखते नहीं
इस विधि द्वारा सामान्यतः 5 से 10 डिग्री एवं न्यूनतम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रशीतन तापक्रम प्राप्त किया जा सकता है, किंतु जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान प्राप्त करना हो तब बर्फ़ एवं लवण का उपयोग लगभग -40 डिग्री तक तापमान भी प्राप्त किया जा सकता है। तो एनिसिन टाइप का था जिसमें कि सिर्फ हमने आइस को लेके किया था। इसका जो अगला मेथड है वो है वाष्प प्रशीतन निकाय। काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है ये, और ये हम पूरे रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग में इस मेथड को बार बार डिस्कस करेंगे। और इसमें वाष्प प्रशीतन निकाय में कार्यकारी माध्यम के रूप में जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसे प्रशीतक कहते हैं। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर हम जो पदार्थ काम में लेते हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब करता है और हीट को रिजेक्ट करता है, उस पदार्थ का नाम है रेफ्रिजरेंट, जिसको बोलते हैं प्रशीतक। ये सामान्यतः सिलेंडर में उपलब्ध होता है और इसको हम सिस्टम में चार्ज कर लेते हैं। हमारी पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है पाइपलाइन से कनेक्टेड होता है कंपोनेंट में, और पाइपलाइन में ये रेफ्रिजरेंट फ्लो होता रहता है, और कंडेंसेशन के टाइम ये हीट को रिजेक्ट करता है और इवेपोरेशन के टाइम ये हीट को एब्जॉर्ब करके वहाँ कूलिंग प्रदान करता है। तो इसके विस्तार से आपको आगे के चैप्टर में बताएंगे। लेकिन वाष्प प्रशीतन निकाय में 2 निकाय जनरली काम में लेते हैं हम। वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय में द्रव प्रशीतक वाष्पित्र में परिवेश से ऊष्मा अवशोषित कर वाष्पित हो जाती है और आवश्यक प्रशीतन उत्पन्न करता है। वाष्प प्रशीतक वाष्पित्र से संपीड़ित में भेजा जाता है। इसे यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा उच्च दाब एवं अधिक तापमान वाले वाष्प में संपीड़ित किया जाता है तथा ये द्रव एक वाष्पित्र में संचरित किया जाता है। उपरोक्त प्रक्रम लगातार चलता रहता है। ये जो विस्तार से पूरे प्रक्रम को मैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पर आपको सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में ये जानकारी हासिल कर लेने की एक प्रशीतक है जो पूरे सिस्टम में फ्लो होता है, और एक स्टेज पर वो हीट को रिजेक्ट करता है, एक स्टेज पर वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। जहाँ एब्जॉर्ब करता है वहाँ कूलिंग होती है और वहाँ पर हम कूलिंग प्राप्त करते हैं। दूसरा इसका जो सिस्टम है वो है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें संपीड़न प्रशीतन निकाय की यांत्रिकी ऊर्जा के स्थान पर ऊर्जा का प्रयोग करके वाष्प प्रशीतक का तापीय स्तर उठाया जाता है। इस उद्देश्य हेतु संपीड़न निकाय के संपीड़क के स्थान पर एक अवशोषक, एक पंप और एक जनरेटर, वहाँ पर हम कंप्रेसर काम में लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं हम एक एब्जॉर्बर, एक पंप, एक जनरेटर और एक दाब कम करने वाला वाल्व होता है, वो हम काम में लेते हैं। वाष्प संपीड़न निकाय के सभी अवयव मिलाकर वही कार्य करते हैं जो संपीड़न निकाय में संपीड़क का कार्य करते हैं। जैसे कंप्रेसर का काम करते हैं कंप्रेशन में, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन करने के लिए हमें एक अवशोषक, एक पंप, एक जनरेटर और एक दाब कम करने वाली वाल्व होता है इसमें। तो इस तरह से यहाँ पर कूलिंग प्राप्त करते हैं। ये भी हम पूरा डिटेल टॉपिक हमारे पास है, उसमें बताएंगे आपको। अगला जो मेथड है वो उसको बोलते हैं ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन। इस विधि में साधारण बर्फ़ के स्थान पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। शुष्क बर्फ़ की विशेषता यह है कि ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाता है। तो इसका भी हम विस्तार से आपको एक टॉपिक बताएंगे। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं ड्राई आइस। तो ड्राई आइस जब आप रख देते हैं ओपन में या किसी स्थान पर, तो ये सीधा इवेपोरेट हो जाती है और इसका रिजल्ट ये होता है कि कूलिंग क्रिएट करती है। और ये ड्राई आइस जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये सॉलिड फॉर्म में काफ़ी लो टेम्परेचर लिए हुए होती है, लो टेम्परेचर पर होती है, और इस लो टेम्परेचर की वजह से ये आसपास की हीट को ऑब्जर्व करके और वहाँ के तापमान को ठंडा करने का काम करती है। तो इस पर जो तापमान होता है सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, सबमिलेशन तापमान कहलाता है। और इससे कुल जो 1 किलोग्राम शुष्क बर्फ से 753 किलो जूल प्रशीतन प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इसको भी मैं विस्तार से, हमारा सब टॉपिक आगे आएगा उसमें आपको ये इसको बनाने की विधि में आपको बताऊंगा ड्राई रेफ्रिजरेशन। लेकिन ये कूलिंग कैसे होती है ये आपको इस मेथड में समझ लेना है। और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कुछ क्षार जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोरा आदि को जल में घुलने पर वे जल की ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और जल ठंडा हो जाता है। तो इसका लॉजिक है कि अगर वाटर के अंदर हम सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोरा को अगर हम घोलते हैं तो जल ठंडा हो जाता है, क्योंकि ये पदार्थ जल से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस ठंडे जल को हम कूलिंग के काम में ले सकते हैं। तो ये इसका ज़्यादा प्रचलन नहीं है, लेकिन एक ये मेथड है जिससे कि कूलिंग कुछ होती है और इस विधि से जो बहुत कम मात्रा में प्रशीतन प्राप्त होता है, इसलिए इसका प्रचलन नहीं है। सिंपल एक आपको नॉलेज के हिसाब से ये मेथड बताया जा रहा है। तो आज इतना ही बहुत है, और अगले लेक्चर में मैं इसके जो रिमेनिंग मेथड्स है उसके विस्तार से बताऊंगा। तो थैंक यू। आज का टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है
और आप इस जो मैंने मेथड बताए इनको आप विस्तार से समझ लें और इनका अध्ययन कर लें। थैंक यू।